हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक यादव एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेस पे स्वागत करता हूं। ये जो आज हम हिस्ट्री की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें एमसीक्यू के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लेके आए हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये वो सभी क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी आपका एक यूपी ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आपका बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका रेलवे का एग्ज़ाम होना है अभी, और अभी आप लोगों का एसआई का पेपर भी होना है, आरओ का पेपर होना है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि एनिसेंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को आज हम कवर करते हुए चलेंगे, ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट। तो भाई इस वीडियो को एक बार जो है आप सभी जो है एक बार इसको लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका लाभ पहुँचे, ठीक है। चलो अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो सभी को मालूम है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस जो थे, एक हम ये कहेंगे कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिका। इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका, और ये जो हिस्टोरिका इन्होंने बुक लिखी थी, इसी हिस्टोरिका में हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री को दर्शाया गया है, भारतीय इतिहास को इसमें दर्शाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं कि इसमें भारत और फारस के बीच जो ट्रेड होता था उसको जो है इसमें दर्शाया गया है। इसलिए ये जो है बुक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, हिस्टोरिका बुक, ठीक है। ये इसकी जो रचयिता हैं वो कौन है, हेरोडोटस हैं, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। दूसरा, इसमें आपको तीन और ऑप्शन मिले हुए हैं, जैसे कि डायमैक्स के बारे में है, टेसियस के बारे में है, नियार्कस के बारे में है। तो इनसे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया करता है। जैसे डायमैक्स की यदि मैं बात करूं तो डायमैक्स से जो क्वेश्चन पूछता है कि डायमैक्स डायमैक्स कौन था। तो डायमैक्स के बारे में आपने देखा होगा कि जब आप मौर्य काल पढ़ेंगे तो आप बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे कि बिंदुसार जो मगध का एक शासक हुआ था, बिंदुसार, इनके बारे में आप पढ़ते हैं। तो ये जो बिंदुसार था, इन्हीं के दरबार में ये डायमैक्स नामक जो एक ये क्या था, एक राजदूत था। ये डायमैक्स बिंदुसार के दरबार में ही भारत पहुंचा था। और डायमैक्स कहाँ का रहने वाला था, ये सीरियन एक शासक हुए थे, सीरियन के एक शासक थे सीरियन, जिनका नाम क्या था, एंटीओकस। तो ये सीरियन शासक एंटीओकस के दरबार का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में पहुंचा था। कौन, डायमैक्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि डायमैक्स कौन था। टेसियस की बात करें तो टेसियस जो था ये एक ईरान का राजवैद्य था। टेसियस यह एक ईरान का राजवैद्य था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईरान के राजवैद्य का क्या नाम था, तो टेसियस नाम था। दूसरा, नियार्कस की यदि हम बात करेंगे तो नियार्कस कौन था। नियार्कस जब सिकंदर भारत आया था, तो ये सिकंदर के साथ भारत आने वाले एक राइटर है हुआ है नियार्कस। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नियार्कस किसके साथ भारत आया था। तो नियार्कस सिकंदर के साथ भारत आया था। तो ध्यान रखेंगे, इतिहास का जो पिता है वो कौन है, हेरोडोटस है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा, हेरोडोटस होगा। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायमैक्स से क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायमैक्स किसके दरबार में भारत पहुंचा था। तो मौर्य वंश के शासक जो बिंदुसार थे, ठीक है, उनके दरबार में पहुंचा था। और कहाँ का रहने वाला था, ये एक सीरियन शासक थे जिनका नाम एंटीओकस था, उनके दरबार का राजदूत था, ये भारत आया था। टेसियस एक ईरान का राजवैद्य हुआ है, और नियार्कस सिकंदर के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में आरंभिक पुरापाषाण काल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ये आरंभिक पुरापाषाण काल की बात कर रहा है कि ये जो आरंभिक पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य हमें मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं। तो ये चीज़ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भारत के अंदर जब पुरापाषाण काल के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, बोरी नामक स्थान से मिले हैं। वो कहाँ से, महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र से। तो यहाँ से जो हमें हस्त कठोर जो है एक प्रकार की हम ये कहेंगे कि यहाँ से हमें ये उपकरण प्राप्त हुआ है, ये पुरापाषाण काल से संबंधित है। दूसरा है इसमें सोहन नदी घाटी की बात करें तो सोहन नदी घाटी ये कहाँ पर पड़ती है, आपकी पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है। और बेलन नदी घाटी की बात करें तो बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर मिर्जापुर में पड़ती है, बेलन नदी घाटी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि बेलन नदी घाटी कहाँ पर स्थित है, यदि आप यूपी से रिलेटेड कोई एग्जाम देते हैं
या फिर सोहन नदी घाटी से एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेता है कि सोहन नदी घाटी कहाँ पड़ती है। दूसरा, मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पुरापाषाण काल में जो कि शैल चित्र के लिए जो संबंधित हैं, वो सबसे पुरानी जो गुफाएं हैं वो कौन सी हैं, भीमबेटका की गुफाएं हैं। दूसरा, एक और चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और मध्य जो प्रदेश की जो भीमबेटका हैं, ये तीनों जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये निम्न पुरापाषाण काल से हैं। ये कहाँ से संबंधित हैं, निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। लेकिन हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, पुरापाषाण काल की, जहाँ के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से हमारे ये जो है इसके साक्ष्य मिले हैं आरंभिक पुरापाषाण काल के, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करेंगे तो ये जो आपका पुरापाषाण काल की जो टाइमिंग है, ये कब से कब तक दी गई है, 5 लाख BC से लेकर इसकी टाइमिंग 10,000 BC तक इसकी टाइमिंग दी गई है कि ये 10,000 BC तक लगभग चला है। इसके बाद फिर आपका मध्य पाषाण काल आता है, फिर इसके बाद आपका नवपाषाण काल आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फलक संस्कृति के नाम से जानी जाती है, कौन से काल को हम फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो हम देखेंगे कि फलक संस्कृति जो हमने कहा है, हमने फलक संस्कृति किसको कहा है, तो ये जो फलक संस्कृति है, फलक संस्कृति में हम देख रहे हैं कि जो मनुष्य था उस समय का, जो उसने भारत के अंदर आप देखेंगे कि चैट और जैस्पर नामक एक जो है चमकीले उपकरण का प्रयोग इसने किया था, इस जो है पदार्थ का इसने प्रयोग किया था। तो इन उपकरण के कारण जेट और जैस्पर जो चमकीले उपकरण थे, इन्हीं के कारण इसने प्रयोग किया था। तो इन्हीं के कारण इस जो है मध्य पुरापाषाण काल को हम कहते हैं कि यहाँ पर फलक संस्कृति पनपी थी। ठीक है, मालवा संस्कृति, फलक संस्कृति, ये अलग क्वेश्चन बन जाएंगे फिर आपके, लेकिन आपसे सिर्फ इतना याद रखना है कि फलक संस्कृति के नाम से किस काल को हम जानते हैं, मध्य पुरापाषाण काल को जानते हैं, जहाँ से हमें क्या मिला है, जहाँ से हमें चैट और जैस्पर के हमें जो है मनुष्य के द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल में समाधान हमें कहाँ से प्राप्त हुआ। अब ये मध्य पाषाण काल की बात कर रहा है, बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मध्य पाषाण काल की यदि हम बात करेंगे तो समाधान जो हमें मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ वो कहाँ से प्राप्त हुआ, वो हमें सराय नहर से प्राप्त हुआ है। और ये जो सराय नहर है, यहाँ से हमें जो प्राप्त हुआ एक समाधान प्राप्त हुआ है। दूसरा, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक स्थान और है जिसका नाम है मेहदहा, जहाँ से हमें पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाए जाने के हमें अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं मेहदहा से, और समाधान हमें सराय नाहर से प्राप्त हुआ है। देखिए, इसमें एक और नगर है आदमगढ़, ये दिया हुआ है इसमें, ये भी आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित है। आदमगढ़ ये आपका मध्य प्रदेश राज्य के अंदर पड़ता है, और जहाँ से हमें मध्य पाषाण काल में पशुपालक के जो है पशुपालन के जो है हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। तीसरा, इसमें एक और नगर दिया है बुर्जहोम, जो कि आपका नवपाषाण काल से संबंधित है। और बुर्जहोम हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नवपाषाण काल में यहीं से हमें एक गर्तावास प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमें एक गर्तावास प्राप्त हुआ है, और नवपाषाण काल में मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाए जाने के भी हमें अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बुर्जहोम, जो कि कहाँ पर स्थित है, आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पाषाण काल में कांच की चूड़ियां हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब ये पाषाण काल की बात कर रहा है कि पाषाण काल में कांच की चूड़ियां हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। बहुत से बच्चे जब इस प्रकार क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो कालीबंगन तो दिया ही नहीं है, अब कालीबंगन से भी हमें काली चूड़ियां प्राप्त हुई थी, लेकिन वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करता है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करता है, यहाँ पर पाषाण काल की बात कर रहा है। तो पाषाण काल में जो कांच की चूड़ियां मिली हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य से मिली हैं, और उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ से, हस्तिनापुर से मिली हैं। ठीक है, इसमें जो चिरांद नगर की बात कर रहा है, ये चिरांद भी एक नगर है जो कहाँ पर पड़ता है, ये बिहार के अंदर स्थित है। और हलूर ये जो है आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। मेहरगढ़ ये नवपाषाण काल से संबंधित है। नवपाषाण काल में जो हमें कृषि के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है पाषाण काल में और इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल में कृषि के जो प्रारंभिक साक्ष्य हमें मिले हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि कृषि के जो प्रारंभिक साक्ष्य हमें मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं, वो हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से हमें कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
यहाँ से हमें कृषि के बारे में जानकारी मिलती है मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। यहाँ से हमें मनुष्य के साथ एक बकरी को दफनाए जाने के भी हमें यहाँ से अवशेष मिले हैं। यानी नवपाषाण काल में जो कृषि के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से हुए। दूसरा, बुर्जहोम से हमें क्या प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से हमें एक गर्तावास प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? गर्तावास प्राप्त हुआ है। यहाँ से मनुष्य के साथ एक कुत्ते को दफनाए जाने के अवशेष। बेल्लारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बेल्लारी जो कि कर्नाटक में स्थित है, और ये बेल्लारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवपाषाण काल का जो मुख्य केंद्र हुआ है, नवपाषाण काल का जो मुख्य केंद्र हुआ है वो कौन सा नगर था? बेल्लारी। ठीक है, तो यही भी याद रखना है कि नवपाषाण काल का मुख्य केंद्र क्या था? बेल्लारी। और गर्तावास कहाँ से? बुर्जहोम से। और कृषि के जो साक्ष्य कहाँ से? मेहरगढ़ से मिले हैं। कैल्कोलिथ संस्कृति किसे कहा जाता है? देखो, कैल्कोलिथ, इसे चैल्कोलिथ संस्कृति बोलते हैं। इसे किसे कहा जाता है? जहां पर हम देख रहे हैं कि मनुष्य ने तांबा और पत्थर का एक साथ प्रयोग किया है, उससे ही हम बोलते हैं कैल्कोलिथ या चैल्कोलिथ संस्कृति के नाम से उसे हम जानते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल को हम पढ़ते हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण काल का जो उद्भव हुआ है वो हम देख रहे हैं कि सिंधु घाटी के समय जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब जो है ओरिजिन होगा, इसका उद्गम होगा, तो उसी समय किसका भी ओरिजिन हुआ था? ताम्रपाषाण काल का। यानी जहां पर मनुष्य तांबे के साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग कर रहा था। यानी हमें यहाँ से मालूम हो जाता है कि मनुष्य को सबसे पहले जिस धातु का ज्ञान हुआ वह तांबा था। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ताम्रपाषाण काल में पक्की ईंटों के जो साक्ष्य मिले हैं, देखिए अब पक्की ईंट की बात कर रहा है कि वास्तविकता में उस समय के पक्की ईंट का प्रयोग हुआ भी था या नहीं हुआ था, इसको लेकर आज भी इतिहासकारों के बीच मतभेद रहता है। देखिए, इतिहासकारों ने माना है कि ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे उनको पक्की ईंटों की जानकारी नहीं थी, यानी वो पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। लेकिन इसका एक जीता जागता एक अपवाद है कि ये जो गिलुंद नामक स्थान है जो कि राजस्थान में है, यहाँ से हमें पक्की ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं ताम्रपाषाण काल, राजस्थान के गिलुंद से। आहार, ये भी एक संस्कृति थी जो कि राजस्थान में पनपी थी। ठीक है, ये भी ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, आहार और गिलुंद दोनों राजस्थान से हमें मिले हैं, लेकिन गिलुंद से हमें पक्की ईंटों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। लेकिन ताम्रपाषाण काल के लोग पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, ऐसा इतिहासकारों ने माना है। पाषाण काल में चावल के जो साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बच्चे के मन में आता है कि भाई कृषि के साक्ष्य, तो फिर तो मेहरगढ़ होना चाहिए, क्योंकि मेहरगढ़ से हमें जो है कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका जो सही आंसर माना गया है वो कोल्डी हवा है। यानी यहाँ से हमें जो है चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए कोल्डी हवा से। और ये जो कोल्डी हवा मिलता है ये कहाँ पड़ता है? आपका उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर पड़ता है कोल्डी हवा। हस्तिनापुर भी कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में, जहाँ पर पाषाण काल के हमें यहाँ से कांच की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। मेहदहा की बात करेंगे तो मेहदहा से हम देख रहे हैं कि यहाँ मध्य पाषाण काल में एक पुरुष और एक स्त्री को दफनाए जाने के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कहाँ से एक मृतक के साथ एक बकरी के दफनाए जाने के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी मैंने बताया था कि नवपाषाण काल जब हम पढ़ते हैं तो नवपाषाण काल में मनुष्य के साथ बकरी को दफनाए जाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वो कहाँ से प्राप्त हुए? हमें मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ से यदि हम बात करेंगे तो मेहरगढ़ से हमें कृषि के भी साक्ष्य प्राप्त हुए, जबकि बुर्जहोम से हमें पुरुष के साथ एक कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। बागोर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। बागोर राजस्थान से संबंधित है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से मध्य पाषाण काल की बात करेगा। और मध्य पाषाण काल में यहाँ से हमें किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? पशु पालक के अवशेष प्राप्त हुए यहाँ से। यानी पशुपालन के जो साक्ष्य मिले वो हमें कहाँ से? राजस्थान के बागोर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से हमें प्राप्त हुए हैं। मेहदहा, ये भी आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित है, मैं बता चुका हूँ आपको। तो आपको जो है मेहदहा से मैंने बताया था कि यहाँ से हमें क्या मिला है? एक पुरुष के साथ जो है एक स्त्री को दफनाए जाने के हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ ये आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपको एक और चीज़ यहाँ से याद रखनी है कि इन क्वेश्चन को आप बार बार, यदि एक बार नहीं 2 बार या 3 बार, आप जितनी बार इस वीडियो को बार बार करके देखेंगे तो फिर आपको इन क्वेश्चन को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये वो सभी क्वेश्चन हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं।
तो ये सीरीज हम आगे बढ़ाते रहेंगे इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश राज्य के करंट अफेयर्स की बढ़ाई है, इसी प्रकार से हम हिस्ट्री की बढ़ा रहे हैं। और अभी मैं जल्द ही कोई जो है क्लास आपकी इसी प्रकार से एमसीक्यू टाइप में जो है पॉलिटी की भी आपकी एक क्लास जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी आप सभी बच्चे जो है इसको शेयर भी कर दें और इसको सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि बच्चों को क्लास कैसी लग रही है। तो आज के लिए भाई इतना ही है। थैंक यू।